अभी तक हमने क्या पढ़ा? तो हमने इंटीग्रेशन देखा था। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो इंटीग्रेशन के बारे में हमने सुना वो क्या था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, जैसे डिफरेंशिएशन हमें किसी भी कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप बताता है, वैसे इंटीग्रेशन हमें किसी भी कर्व का बाउंड एरिया बताता है किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के साथ। अगर आपने इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिखा है कहीं पर, तो ये बताएगा एरिया बाउंड बाय कर्व विद x एक्सिस, और आपने इंटीग्रेशन ऑफ x dy लिखा है अगर कहीं पे, तो ये बताएगा एरिया बाउंड विद y एक्सिस। अगर आपने इंटीग्रेशन ऑफ x dt लिख दिया है तो ये बताएगा एरिया बाउंड विद टाइम एक्सिस। ठीक है ना, तो समझ आ रहा है हमें जिसका भी d लिखा होता है उस एक्सिस के साथ बाउंड एरिया हमें इंटीग्रेशन बताता है। इंटीग्रेशन के दो टाइप हमने जाने, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें पता लगा कि अगर आप अनबाउंड एरिया कैलकुलेट कर लेते हो, यानी बिना लिमिट्स के एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, आप ये सारा एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। और क्योंकि कोई लिमिट नहीं है कि कहां से कहां तक एरिया को मेजर करना है, इसलिए इसे हमने नाम दिया था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और हमें पता लगा था कि इसका कोई रिजल्ट आएगा जी एक्स, तो उसके साथ हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जोड़ देंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों जोड़ा जाता है ये भी हमने देख लिया था, क्योंकि जब हमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है, तो फिर जी एक्स का डिफरेंशिएशन हमें एफ एक्स मिलना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है। तो जी एक्स में जब आप डिफरेंशिएट कर रहे होगे, अगर कोई कांस्टेंट रहा भी होगा तो उसे भी आपने डिफरेंशिएट करके जीरो कर दिया होगा। इसलिए हम क्या करते थे, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दिया करते थे। ये हमने देखा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दूसरे का नाम हमने सुना था जो था डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट का अंतर सिर्फ इतना सा था कि इनडेफिनेट एक आपको फंक्शन देता है एरिया का, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप क्योंकि लिमिट लगा देते हो कि ए से बी तक ही जो बाउंड एरिया है हमें वो कैलकुलेट करना है, तो आपको एग्जैक्ट एरिया मिल जाता है। उसमें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज नहीं करते, हालांकि अभी हमने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किए, तो ये अभी वापस आएगा। उसके बाद हमने फॉर्मूले देख लिए थे, तो अगर हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने देखा था एक्स का, वो ये वाला है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो फिर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन ये हो जाता है एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी। और इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है ना, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है सिंपल इंटीग्रेशन करने में? अगर आपको फंक्शन का इंटीग्रेशन याद है तो आप उसका रिजल्ट लिख दोगे, अगर याद नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता नहीं किसी को डाउट होगा। अब इसमें आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, कई सारे क्वेश्चन मैंने दे दिए थे, टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। सबने प्रैक्टिस करी है क्या? हाँ मुझे याद है मैक्सिमम मिनिमम, पर मैं सोच रहा हूँ एक बार कंटिन्यूटी में इंटीग्रेशन खत्म कर ही लेते हैं, बीच में कुछ करेंगे तो फिर कंटिन्यूटी ब्रेक होगी। सबने शायद क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन भेजने की कोशिश करूंगा आज, नहीं तो फिर सैटरडे संडे तो मिल ही जाएगा। अगर आप तब आपको डाउट होता है तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे मंडे को। ठीक है ना, तो ये तो थे सिंपल वाले क्वेश्चन जो हमने अभी तक किए हैं, सिंपली इंटीग्रेट कैसे किया जाए अगर हमें फॉर्मूला याद है तो। मैंने ये भी बताया था कि इंटीग्रेशन करने के तीन मेथड्स होते हैं। ठीक है ना, एक होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एक होता है बाय पार्ट्स, और एक होता है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और एक खुशी की बात भी बताई थी। खुशी की बात क्या थी कि हमारे सिलेबस में फिजिक्स में सिर्फ कौन सा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये आप पढ़ोगे जब आप बड़े हो जाओगे और क्लास 12th में पहुंचोगे तो मैथ्स वाले सर ये चीज पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यानी पूरी 11th में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमें नहीं मिलने वाला, और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो 12th में भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस मेथड की जरूरत क्यों है? ठीक है ना, तो पहले तो इस मेथड की जरूरत क्यों है मैं वो बताता हूं। हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ये होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला है, ये आपको पता है। अगर मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x, या dx रहेगा dx, तो क्या मैं इसे माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस सी लिख सकता हूं?
तो तुम कहोगे नहीं, तुम्हें हल्की हल्की कहानी याद आ रही होगी। ऐसा मैंने किसमें बताया था? चेन रूल में। मैंने कहा था जैसे d sin x by dx होता है cos x, लेकिन d sin 2x by dx नहीं होता है cos 2x। समस्या क्या आती थी? समस्या आती थी कि यहाँ जो वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए अगर हम फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने पढ़ लिया था डिफरेंशिएशन में, क्या पढ़ा था हमने? चेन रूल, जिसमें एक तो हमने मेथड सीख लिया था कि कैसे हम नीचे वाले फंक्शन को चेंज कर देते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और रिजल्ट लिख देते हैं, और दूसरा हमने इसमें सीख लिया था बॉक्स मेथड, ठीक है ना, जिससे ये समझ आ गया था कि कितना भी बड़ा कितना भी गंदा क्वेश्चन हो हम डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, ठीक है। काफी खुशी हुई थी बॉक्स मेथड समझ के। अब यहाँ पे क्या किया जाए? तो यहाँ पे खास बात यह है कि कोई बॉक्स मेथड नहीं है, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन थोड़ा दुखी करता है जीवन में, क्योंकि यहाँ पे कोई मेथड भी काम नहीं करने वाला है। तो इसे किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे बॉक्स मेथड का सब्स्टिट्यूट है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आप ये समझ लो, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंटीग्रेट किया जाए। मैं एक एग्जांपल से ही बता सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। जो बॉक्स मेथड में करते थे, सोचना वहीं से शुरू करना है। आपको जीवन में समस्या दे कौन रहा है? समस्या यहाँ पे दे रहा है 2x, क्योंकि आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हो x के रिस्पेक्ट में, और ये फंक्शन हो गया है किसका? 2x का। अगर इसकी जगह x होता तो सब कुछ आसान हो जाता। तो स्टेप्स देखो आप, सबसे पहला स्टेप होगा, जो भी चीज आपको दिक्कत दे रही है आप उसे कोई एक सिंगल वेरिएबल अज्यूम कर लो। तो अज्यूम 2x इज इक्वल टू t। मैंने 2x को एक नया नाम दे दिया t। समझ आ रही है बात? अब ऐसा सोच के देखो कि अगर मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे t लिख दूं, अगर मैं इसी समय सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो यहाँ मिलेगा साइन 2x की जगह मैं लिख दूंगा t, और यहाँ रहेगा dx। क्या मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं? तुम कहोगे नहीं, अब तो और बड़ी समस्या है, फंक्शन t में जा चुका है और इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये फंक्शन t में है और यहां अगर dt होता तो जीवन आसान हो जाता भाई। तो उसके लिए आप सेकंड स्टेप अपनाते हो। सेकंड स्टेप होगा, जो भी आप अजम्पशन करोगे आप हमेशा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल आपने लिया है t, जैसे मैंने यहां पे लिया है, उसके रिस्पेक्ट में दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दोगे। अब सोच के देखो 2x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? चेन रूल लगा देते हैं, डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन नहीं। 2x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? हम जानते हैं चेन रूल के हिसाब से आप सिंपली डिफरेंशिएट कर दो 2 और एक टर्म लिख दो dx by dt इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? 1। तो यहां से मुझे मिला 2dx इज इक्वल टू dt, या मैं कह सकता हूं dx होगा dt by 2। ये देखो, इससे फायदा क्या हुआ कि मैं इस इक्वेशन में थर्ड स्टेप को मैं बोलूंगा सब्स्टिट्यूट। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो सिर्फ आप 2x को सब्स्टिट्यूट नहीं करते हो, आप dx को भी सब्स्टिट्यूट करते हो dt से, तभी तो फंक्शन सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो अब आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x की जगह तो आ गया t, और जरा देखो dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? dt by 2। अब 2 तो कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। जरा ध्यान से देखो, क्या अब चीजें आसान हो गई हैं? यहां जो वेरिएबल है वही वेरिएबल यहां पर है। अब आप जानते हो कि साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? माइनस कॉस t। तो 1/2 तो बाहर है ही, साइन t का हो गया माइनस कॉस t, और एक हमें लगाना पड़ेगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। और फिर आ जाता है हमारा फाइनल स्टेप, स्टेप 4, जिसे हम कह देते हैं रीसब्स्टिट्यूशन। क्योंकि अब हम इंटीग्रेशन को बेवकूफ बना चुके हैं, हमारा आंसर आ चुका है, तो फाइनली जो मेरे को दिया गया था मैं उसे यहाँ पे पुट कर दूंगा। आंसर आपको मिलेगा -1/2 कॉस ऑफ 2x प्लस c। समझ आई बात? तो साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x बाय 2 प्लस c। क्या समझ आ रहा है? इसे कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो जिस भी चीज से मुझे दिक्कत हो रही थी मैंने उसे क्या किया है? सब्स्टिट्यूट किया है, और हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचे हैं। जो भी बच्चा बोल रहा है वंस मोर, तो मैं दूसरा क्वेश्चन कर दूंगा, सेम क्वेश्चन करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है।
तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा था, आपको पता लगा sin 2x का इंटीग्रेशन मिलेगा माइनस cos 2x बाई 2 प्लस, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली पहली बार में समझ आना पॉसिबल नहीं है अगर आपने पहले कभी देखा नहीं है तो मैं एक और एग्जांपल करता हूं, आप देखना मैं किस तरह से सोचूंगा, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, इस बार इंटीग्रेशन में कर देता हूं, मान लो cos ऑफ, मैं ले लेता हूं 4x प्लस 9 dx। अब आप जैसे ये क्वेश्चन देखोगे आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आएगी कि समस्या कौन पैदा कर रहा है, समस्या पैदा कर रहा है 4x प्लस 9। इस 4x प्लस 9 की जगह अगर x होता तो सिंपली आंसर क्या हो गया होता, sin x। तो जो हमें दिक्कत देता है स्टेप 1, आपका पहला स्टेप क्या हुआ, जो भी चीज हमें दिक्कत दे रही है उसे मैं एक नया वेरिएबल अज्यूम करूंगा। तो मैं अज्यूम करता हूं 4x प्लस 9 को t। समझ आई बात। अब आपके दिमाग में ये चल गया होगा कि अगर मैं यहाँ पे t लिख दूं तो यहां तो t आ जाएगा, लेकिन यहाँ dx है, तो मुझे dx को रिप्लेस करना है कुछ करके dt से। इसके लिए हमारे पास सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप था डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। समझ आ रही है बात। तो अगर मैं दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करूं t के रिस्पेक्ट में, तो 4x प्लस 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप जानते हो 4x का क्या हो जाएगा 4, 9 कांस्टेंट है उसका 0, और क्योंकि x को डिफरेंशिएट किया है t के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल के हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा dx बाय dt इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो गया भाई 1। यहां से मुझे मिला कि dx इज इक्वल टू dt बाय 4। आपको रिप्लेसमेंट मिल गया। अब आप देखो, आपने dx का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है, आपने 4x प्लस 9 का भी सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है। तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। अब जो मैंने सब्स्टिट्यूशन ढूंढा है उसे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। क्वेश्चन बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 9 की जगह पे t और dx की जगह पे dt बाय 4। 4 ऑब्वियसली कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, cos x का इंटीग्रेशन जैसे sin x होता है वैसे ही cos t का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिल जाएगा sin t, या आएगा 1/4 sin t प्लस c। और ऑब्वियसली फाइनल स्टेप, स्टेप 4, जिसे हम बोलेंगे रीसब्स्टिट्यूशन। जो आपने अजम्पशन किया था उसे वापस से रीसब्स्टिट्यूट करो, तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो मिल जाएगा 1/4 साइन ऑफ 4x प्लस 9 प्लस c। समझ आया। तो इसकी एक ट्रिक भी है, पर वो ट्रिक सिर्फ यहीं तक काम करती है जब आपके पास x का लीनियर फंक्शन हो, ठीक है ना, उसके आगे काम नहीं करती। इसलिए मैं उसे एग्जैक्टली इस स्टेप पे नहीं बता रहा हूं। जब हम काफी क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको खुद से समझ आ जाएगा, या फिर मैं बता दूंगा उस समय पे। पर अभी तो आप मेथड सीखो, ठीक है ना, ये मेथड है। तो जिस चीज से आपको समस्या हो रही होती है उसे आप क्या अज्यूम कर लेते हो, टी अज्यूम कर लेते हो। क्या समझ आई बात। नहीं, cos x का इंटीग्रेशन तो sin x ही है ना, सिर्फ नेगेटिव क्यों होगा। फॉर्मूला याद करो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। आप कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। तो इसी पे अब हमें क्वेश्चंस करने होंगे। ये मेथड आपको समझ आया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो इसके ऊपर बन सकते हैं। सभी लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो। जैसे अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx, क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो, अगर नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बताता हूं। मैं इस बार स्टेप्स सीधे सीधे लिख रहा हूं। 2x को मैंने माना t, डिफरेंशिएट किया तो मिला 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी बराबर 1, यानी कि dx मुझे मिला dt बाय 2। रीसब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, सॉरी सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, तो e की पावर t dt बाय 2, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आया। इंटीग्रेशन e की पावर t dt, e की पावर t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन e की पावर t, तो ये मिला 1/2 e की पावर t प्लस c। t को रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/2 e की पावर 2x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 4x प्लस 5 dx, क्या मिलेगा हमें इंटीग्रेशन, बताओ क्या करेंगे इस बार। 4x प्लस 5 हमें समस्या दे रहे हैं तो उसे हम t मान लेंगे।
थोड़ा थोड़ा हिंट अगर आपको लग गया है तो आप जल्दी से आंसर लिख पा रहे होगे, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं स्टेप्स देखता हूँ। 4x प्लस 5 ये हुआ आपका t, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड पे तो 4dx/dt ये हुआ 1, यहां से मिला dx बराबर हुआ dt/4, रख दिया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sin t इंटू dt/4, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt, 1/4 माइनस cos t प्लस c, और रीसब्स्टिट्यूट किया तो 1/4 cos ऑफ 4x प्लस 5 प्लस c। अगर आपको ट्रिक दिखने लगी है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/10 माइनस 7x dx क्या आएगा भाई? हाँ बिल्कुल, डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट आ रहा है, आप देखने की कोशिश करो सारी चीजों में। 2x, तो आंसर जो हम सोच रहे थे cos 2x होना चाहिए था, आंसर वही आया, बस नीचे क्या आ गया, 2 आ गया, है कि नहीं। उसके बाद हमने क्वेश्चन कौन सा किया था? उसके बाद हमने क्वेश्चन किया ये cos ऑफ 4x प्लस 9, तो हमने सोचा था आंसर लिख देंगे sin ऑफ 4x प्लस 9, तो आंसर वही आया है, बस नीचे 4 आ गया है जो कि x का कोएफिशिएंट था। उसके बाद हमने किया e की पावर 2x, हमने सोचा था सीधे e की पावर 2x लिख देंगे, आंसर वही आया है, बस नीचे क्या आ गया, x का कोएफिशिएंट 2 आ गया। समझ आ रही है बात? फिर से यहां पे भी देख लो आप, साइन ऑफ 4x प्लस 5 था, आंसर होना चाहिए था cos, तो माइनस cos 4x प्लस 5 तो आया है, लेकिन नीचे बस 4 आ गया। यानी कि जब भी लीनियर फंक्शन दिया हो x का, याद रखना ये ट्रिक सिर्फ तभी वैलिड है जब लीनियर फंक्शन, अगर लीनियर फंक्शन दिया हो x का तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ x बस नीचे आ जाता है और डायरेक्टली आप उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लिख सकते हो। जैसे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जैसे 1/10 माइनस 7x, क्या आंसर आएगा? ठीक है ना। तो अगर मैं मेथड के हिसाब से करता तो मैं क्या करता, 10 माइनस 7x को मानता t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता तो मिलता -7 dx/dt बराबर 1, यहां से मिलता dx बराबर माइनस dt/7, सब्स्टिट्यूट करता तो ये मिलता 1 इसको तो t मान लिया था, dt/-7, -7 बाहर आता, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो आंसर मिलता -1/7 ln t प्लस c, रीसब्स्टिट्यूट करता तो मिलता -1/7 ln ऑफ 10 माइनस 7x प्लस c, ये होता आपका आंसर। और अगर आपको ये ट्रिक पता है कि बस जब भी लीनियर फंक्शन दिया हो तो हमें बस x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो इसे x की तरह ट्रीट करो पूरे को, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, तो मैं सीधे लिख लेता ln ऑफ 10 माइनस 7x और बाय कोएफिशिएंट ऑफ x -7। समझ आ रही है बात? तो जब भी लीनियर क्वेश्चन दिए हुए हैं तो कोई समस्या की बात ही नहीं है, आप सिंपली उस पूरे फंक्शन को x मान के उसका रिजल्ट लिख दो और कोएफिशिएंट ऑफ x से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। समझ आ रही बात? जैसे मैं बोलूं एग्जांपल आपको दिया हुआ है e की पावर 9x माइनस 7 dx इंटीग्रेशन, क्या आंसर आ जाएगा भाई? एक लाइन में आप लिख सकते हो अब आंसर, सिंपल है। इसको पूरे को x, क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो x की तरह ट्रीट कर दूंगा, e की पावर 9x माइनस 7 प्लस c और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या क्लियर हुआ? इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे? तो ये था पार्ट ए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का, जो एकदम ही सिंपल है। अगर आपको लीनियर फंक्शन दिया हुआ है कहीं पर भी तो आप क्या करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दोगे, किसी के अंदर भी हो सकता है वो फंक्शन, ठीक है ना। अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे चलते हैं जो मेनली हमें यहाँ पे सीखना था, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू x³ माइनस 9 dx का। अब यहां पे दो फंक्शन आ चुके हैं, एक फंक्शन तो x² है और एक फंक्शन है x³ माइनस 9। तो डिफरेंशिएशन में तो हमने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, लेकिन इंटीग्रेशन में कोई रूल होता ही नहीं है। तो यहां तो कोई प्रोडक्ट रूल है नहीं, यहां कोई चेन रूल है नहीं, तो इसे इंटीग्रेट हम किस तरह से करें? क्या दुनिया का हर क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो सकता है? नहीं, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन हो सकता है? हमें कोशिश करके देखना पड़ेगा
और आंसर है कि हाँ हो जाएगा क्योंकि मैंने यहीं पर दिया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है किसी ने बहुत सही लॉजिक दिया कि हाँ मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, सही बात है, गलत नहीं कह रहे हो आप। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपली क्या बन जाएगा, x की पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर dx, इसे कर सकते हो आप अब सिंपली। ठीक है ना, तो ये तो सिंपल है, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। पर अगर इस तरह से नहीं करना हो, जैसे मैं और थोड़ा सा मुश्किल करना चाहूं, कर तो सकता हूं, पर अभी पहले इसी को देख लेते हैं। इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे, जैसे मैं अगर यहाँ पे रूट लगा दूं ना अभी, तो फिर आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो अजीब सा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बस मेथड देख लेते हैं। तो मान लो कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 9 इंटू डीएक्स, और इसे आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो भी सकता है? तो आपको ये देखना है कि जब भी हमें दो फंक्शन दिए गए हों क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको दो क्वेश्चन दिए गए हों फंक्शन में और एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन जैसा लग रहा हो, आपको कोई भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन जैसा लग रहा हो और dx के साथ मल्टीप्लाइड हो, तो आप उस फंक्शन को t मान के इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। नहीं समझ आया होगा, देखो एक बार किया क्या। मैं क्या करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि एक्स क्यूब माइनस 9 ये t है, समझ आ रही है बात, एक्स क्यूब माइनस 9 t है। अब मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट करूं बोथ साइड्स पे। ठीक है ना, अगर आप दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट करते हो तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ऑब्वियसली मैं, तो डिफरेंशिएट करूं मैं दोनों साइड्स पे, तो यहां मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर, इसका तो 0 हो गया, इज इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। या मैं कह सकता हूं कि मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। आपको हमेशा एक फंक्शन के साथ जो चीजें हैं उन्हें एक साथ रखना है। अब ये क्वेश्चन में दिख रहा है क्या, हाँ देखो जरा, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आपको दिया हुआ है, समझ आ रही बात। जबकि मैं एक्स स्क्वायर को टी अगर मानता तो उसका डिफरेंशिएशन तो लीनियर फंक्शन आता, और क्वेश्चन में लीनियर फंक्शन था ही नहीं। तो मुझे ये सोचना था सॉल्व करने से पहले कि अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 9 को टी मानता तो उसका डिफरेंशिएशन कुछ एक्स स्क्वायर में आता, और वो डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, क्यों, वरना हम ऐसे रिप्लेस कैसे कर पाएंगे। तो अगर आप इस सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हो, अब मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो मिलके बन गया डी टी बाई 3, और इसे मैंने माना था टी, तो 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। कितना छोटा सा लगने लगा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, तो 1/3 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और फाइनली मैं क्या कर दूंगा, रीसब्स्टिट्यूट। रीसब्स्टिट्यूट करते ही आपको क्या मिल जाएगा, 1/6 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर। समझ आई बात। तो अब देखो, इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली क्वेश्चन में नहीं था, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आता, लेकिन हमें पता है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो मेनली मैं पावर्स में देखूंगा। अब तुम बोलोगे कि कैसे सपना आएगा कि किसको टी मानना है, ठीक है, तो इसका सिर्फ एक आंसर है कि किस चीज को टी मानना है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकता है। इसका कोई ट्रिक, कोई लॉजिक, कोई मेथड नहीं है। ठीक है ना, किस फंक्शन को टी माने ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से पता लगेगा। हाँ, कई बार जो ट्रिक काम कर जाती है वो ये है कि उस फंक्शन को आपको टी मानना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है और dx के साथ मल्टीप्लाइड। यहाँ पे अगर 3 फंक्शन हो जाते तो फिर मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाता इस तरीके से, समझ रहे हो ना। तो मुझे क्या करना है, वो फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में हो और dx के साथ मल्टीप्लाइड हो। ये लाइन आपको रट लेनी है। अगर आप ये समझ गए तो फिर आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि मैं, मान लो कि अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ ले लेते हैं, एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। अब क्या करें, क्या इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्टली, बताओ।
नहीं, आपको नहीं पता, यहाँ पे रूट आ चुका है, आप अंदर भी ले जाओगे तो पूरा फंक्शन रूट में आ जाएगा, उसे आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। कैसे? मुझे यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक फंक्शन तो सिंपली x है और एक फंक्शन कुछ x स्क्वायर के अंदर है जो कि रूट के अंदर है। मुझे किसे t मान लेना चाहिए? तो अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी और आपको वो लाइन याद है कि हम उस फंक्शन को t मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में हो और dx के साथ मल्टीप्लाइड हो, तो आप किसे t मान लोगे? x स्क्वायर माइनस 4 को t मान लोगे। क्योंकि अगर आप x स्क्वायर माइनस 4 को t मानते हो तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट अगर किया जाए तो हमें मिलेगा 2x dx by dt इज इक्वल टू 1 और मुझे मिल जाएगा x dx इज इक्वल टू dt by 2। तो x dx क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ आ रही है बात? तो सिंपली मैं इसे कह दूंगा अंडर रूट ऑफ t इंटू डी टी बाय 2 और 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट t dt, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन आप सिंपली निकाल सकते हो, t की पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर 3/2 बाय 3 प्लस c। समझ आ रही है बात? तो सिर्फ मैं यही बता सकता हूं, दो फंक्शन है, एक sin x है एक cos x है, कैसे करोगे? करने के क्या क्या तरीके थे? तो कुछ लोगों ने ये सोचा होगा कि क्यों ना हम इसे कुछ जान पहचान जैसा बना लें। जैसे अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 2 से तो क्वेश्चन बन जाएगा 1/2 इंटू 2 sin x cos x dx। 2 sin थीटा cos थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। अभी तक कुछ किया नहीं है, अभी तक कोई इंटीग्रेशन का काम नहीं किया है, सिर्फ किसी आदमी ने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जिससे 2 sin थीटा cos थीटा को वो लिख पाया क्या? sin 2 थीटा। अभी जस्ट हमने चीज सीखी है, लीनियर फंक्शन आ चुका है, तो sin x का सिंपली क्या होना चाहिए था? माइनस cos x। तो इसे क्या लिख दूंगा मैं? ये 1/2 तो है ही, माइनस cos 2x बाय क्या लिखना पड़ेगा? 2। समझ आ रही है ना बात? और प्लस c। तो हमारे पास आंसर क्या आया? वो आ गया माइनस cos 2x बाय 4 प्लस c। समझ आई बात? ये एक आंसर हो गया, ठीक है ना। किसी ने क्या किया? मल्टीप्लाई डिवाइड किया सिर्फ 2 से, ऊपर 2 sin थीटा cos थीटा बना, उसे sin 2 थीटा लिखा, और हम अभी ट्रिक सीख चुके थे कि लीनियर फंक्शन हो तो सिंपली आप उसका इंटीग्रेशन लिख दो और उस x के कोएफिशिएंट से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो हमें आंसर मिला माइनस cos 2x बाय 4 प्लस c। अब कोई बोले कि मैं तो सब्स्टिट्यूशन से करना चाहता हूं, लेकिन मैंने क्या किया? अज्यूम किया cos x को t। क्यों cos x को अज्यूम किया है t? क्योंकि हमने देखा दो फंक्शन है, एक sin x और एक cos x। अच्छा भाई, उसको t मानना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में हो और dx से मल्टीप्लाइड हो। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, लेकिन माइनस से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, sin x क्वेश्चन में है और dx से मल्टीप्लाइड भी है, इसीलिए किसी आदमी ने cos x को t मान लिया होगा। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा आपको? यहां से मिल जाएगा माइनस sin x dx by dt इज इक्वल टू 1, और हम लिख देंगे sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। सब्स्टिट्यूट किया गया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx मिलके तो क्या बन गया है? dt, माइनस बाहर निकाल देता हूं। cos x को मैंने मान क्या लिया था? t। t का इंटीग्रेशन आता है t स्क्वायर बाय 2, तो माइनस 1/2 t स्क्वायर प्लस c। रीसब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, रीसब्स्टिट्यूट करते ही आंसर मिलेगा माइनस cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस c। अच्छा, कोई ये भी तो बोल सकता था कि हमने cos x को t नहीं माना, हमने माना किसे t? sin x को t। अज्यूम sin x इज इक्वल टू t। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि sin x क्वेश्चन में है, इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x, वो भी क्वेश्चन में है और वो dx से मल्टीप्लाइड भी है, तो एकदम सही बात है। डिफरेंशिएट करते दोनों तरफ तो आपको क्या मिलता? मिलता cos x dx by dt इज इक्वल टू 1, या फिर cos x dx इज इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट करते, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx मिलके तो क्या बन जाता है? dt, और sin x तो t था। इसे क्या लिख सकते हैं? t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। रीसब्स्टिट्यूट करते,
क्या आंसर आता? वो आता साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। क्या हुआ ये? एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। कौन सा सही है? कोई अगर पूछे कि कौन सा आंसर सही है, तो आंसर होगा कि तीनों सही है। तीनों ही आंसर अपनी अपनी जगह पे क्या है? सही है। और यही आ जाता है आईआईटी जेईई एडवांस। समझ आ रही है बात? एडवांस में क्या होता है, मेंस में तो हमेशा एक ही ऑप्शन सही होता है, लेकिन एडवांस में चार में से कितने भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। चार में से एक आंसर हो, दो आंसर हो, चार ऑप्शन दिए गए, चारों के चारों भी आंसर हो सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जहां एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन ये होगा और एक ऑप्शन ये होगा। अब तुम बोलोगे कि कोई एक बच्चा तो ऑब्वियसली किसी एक मेथड से ही करेगा, तो मान लो कि आप इस आंसर पे पहुंचे हो, तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो आपको समझ आएगा कि ये आंसर इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है और सिमिलरली ये आंसर इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे कर सकता हूं मैं? ये जो मुझे मिला था जैसे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी, इसमें मैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। इसे मैं लिख सकता हूं 1 बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। अब ये देखो सी क्या है? सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी में 1 बाय 2 को जोड़ दोगे, वो 1 बाय 2 को खा जाएगा, फाइनली क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। पड़ेगा ऑब्वियसली, कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। सिमिलरली इस ऑप्शन को भी मैं कन्वर्ट कर सकता था। cos 2 थीटा को आप लिख सकते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सब जब हम ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में पढ़ लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आप इजीली कर पाओगे। लेकिन हाँ, तीनों ही मेथड क्या है? सही है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये इंट्यूशन बेस्ड है। आपके इंट्यूशन में ये आया है, ये आया है या ये आया है, ये डिपेंड करेगा। या कुछ भी नहीं आया तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, वो भी पॉसिबल है। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको दिखने लगेगा कि हमें किस फंक्शन को टी मानना चाहिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 तो बड़ा ही सिंपल सा है, आंसर सबको दिख जाएगा। cos ऑफ 4x dx आ जाएगा sin 4x बाय 4। मैं श्योर हूं सबको इतना तो आ गया होगा, सबको ये ट्रिक तो समझ आई गई होगी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकें। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा, cos 4x dx का इंटीग्रेशन sin 4x बाय 4 प्लस c। सभी लोग सेकंड बताओ जरा, सेकंड का आंसर क्या आएगा? सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x sin ऑफ x स्क्वायर dx। बताओ जरा। तो आपको दिख रहा होगा समस्या पैदा कौन कौन कर रहा है, काफी लोग कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन हाँ साइन का डिफरेंशिएशन कहीं है नहीं क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर दिख रहा है हमें। एक्स स्क्वायर को टी अगर मान लेते हैं तो डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा 2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1। और यहां देखो x dx मिल गया, यही तो चाहिए था। ये मिल जाएगा dt बाई 2। सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करते ही क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन x dx मिलके तो बन गया क्या? dt बाई 2, और ये बन गया साइन ऑफ टी। तो साइन ऑफ टी dt बाई 2, 1 बाई 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो माइनस 1 बाई 2 कॉस टी प्लस सी। रीसब्स्टिट्यूट कर दो भाई, माइनस 1 बाई 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। काफी लोगों ने कर लिया है, खुशी की बात है। आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से थर्ड क्वेश्चन तो सभी लोग कर पाएंगे, तो ये होमवर्क के लिए हो गया, एग्जैक्टली सिमिलर है, कुछ खास बात नहीं है। फोर्थ ट्राई कर लेते हैं, है तो ये भी वैसे ही। फोर्थ का क्या आ जाएगा बताओ जरा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स। समझ आ गया होगा किसे टी मानना है। सिंपल सी बात है, फिर से क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को मानेंगे टी, यहां से हमें मिलेगा 2x dx बराबर dt, या x dx को मैं लिख सकता हूं dt बाई 2। पुट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया dt बाई 2 e की पावर t, हो गया 1 बाई 2 e की पावर t प्लस c। रीसब्स्टिट्यूट कर दो, e की पावर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। कोई समस्या यहां तक? कुछ नहीं करना है, बस देखना है किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सभी लोग जल्दी से ट्राई करो। फिफ्थ क्वेश्चन 3 e की पावर साइन एक्स कॉस एक्स dx। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ, सिंपल है।
ऐसा फंक्शन पहचानो जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया गया हो। तो देखो cos x को अगर t मान लें तो उसका डिफरेंशिएशन sin x होता है, क्या वो क्वेश्चन में है? नहीं। और अगर इसको मान भी लेते तो ये dx के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, तो cos x को t नहीं मान सकता। 3 तो वैसे ही फालतू बाहर निकल गया, बचा क्या? sin x को t मान लेता हूं, तो sin x को मानता हूं मैं t। डिफरेंशिएट करने से मिलेगा cos x dx बराबर dt। बस cos x dx दिया हुआ है, ये बन गया आपका dt। 3 बाहर है, e की पावर sin x को तो मान लिया था t, और ये cos x dx बन गया है dt। तो ये मिल गया आपको 3 e की पावर t प्लस c, रीसब्स्टिट्यूट कर दो 3 e की पावर sin x प्लस c। और कोई क्या कर सकता था? और कोई ये सोच सकता था कि मैं e की पावर sin x को मान लूं t। क्यों? क्योंकि e की पावर sin x का डिफरेंशिएशन क्या आता? सोच के देखो, e की पावर sin x को आपने माना t, चेन रूल से करना पड़ेगा, बॉक्स मेथड। डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो e की पावर sin x का क्या हो जाएगा? e की पावर sin x इंटू cos x इंटू dx बाई dt, ये हो जाता 1। यहां से मिलता e की पावर sin x इंटू cos x इंटू dx बराबर dt। तो ये पूरा क्वेश्चन ही क्या बन गया? dt बन गया आपका। समझ आ रही है बात? पूरा क्वेश्चन क्या बन गया? dt। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 3 तो बाहर है, dt। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t। तो 3t प्लस c, वैल्यू पुट कर दो। 3t क्या माना था? e की पावर sin x प्लस c। समझ आ रही है बात? तो कोई cos x sin x को मान सकता था, कोई e की पावर sin x को ही मान सकता था, क्योंकि उसका पूरा डिफरेंशिएशन भी तो e की पावर sin x इंटू cos x ही होता है। तो ये आपके इंट्यूशन के ऊपर था। आगे बढ़े तो आपको सोचना पड़ेगा, x को t मान के तो कोई फायदा ही नहीं है, ऐसी बेवकूफी तो जिंदगी में करना ही मत। x को t मानने से क्या होगा? यहाँ t यहाँ t यहाँ t, तो क्वेश्चन हो जाएगा ln t बाई t dt। कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ x को t लिख दिया। तो बचा क्या? ln x। अगर ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होना होगा तो ln x को मानने पर ही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा? ln x को मान लूंगा t। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, 1 बाय x dx बाई dt इज इक्वल टू 1, और ये देखो dx बाई x आपको मिल गया dt। ये रहा dx बाई x, ये बन गया dt। तो इंटीग्रेशन में ln x को तो माना था t, dt, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, सब्स्टिट्यूट कर दो ln ऑफ x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। फॉर्मूला लिख लिया है, tan x का हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लिया था, लेकिन आप यहां से भी कर सकते हो। बताओ क्या आंसर आएगा tan x का इंटीग्रेशन? ln sin x बाय cos x। तो किसी एक को आपको t मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे 9th में है इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय cos x dx। क्या cos x को t मान सकते हैं? cos x का डिफरेंशिएशन है sin x, और वो क्वेश्चन में भी है, और वो dx के साथ मल्टीप्लाइड भी है, बिल्कुल मान सकते हो। क्या sin x को t मान सकते हैं? sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, पर वो dx के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, तो आप sin x को t नहीं मानोगे। तो मैं मान लूंगा cos x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, या sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। पुट कर दो वैल्यूज, sin x dx बन चुका है माइनस dt, माइनस बाहर, dt अपॉन t। समझ आ रही बात? क्या लिख सकते हैं इसे? ये हो गया आपका 1 बाय x का इंटीग्रेशन ln x, तो माइनस ln t प्लस c, या आप इसे क्या लिख सकते हो? ln ऑफ 1 बाय t प्लस c। माइनस को मैं अंदर ले गया, लॉग की प्रॉपर्टी। रीसब्स्टिट्यूट कर दो ln ऑफ 1 बाय cos x प्लस c, या जो फॉर्मूला हमने याद किया था ln sec x प्लस c। समझ आई बात? हाँ, बात आपकी सही है। कोई बार बार पूछ रहा है कि साइन बाय कॉस को tan नहीं लिख सकते थे क्या? हाँ हाँ लिख सकते थे, पर मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया था क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन ऑब्वियसली काफी सिंपल है। 11th पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x बाय साइन x प्लस cos x इंटू dx। क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखते तो क्या समझ आता कि देखो नीचे वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x का cos x का माइनस sin x।
तो मिलता है cos x माइनस sin x, वो क्वेश्चन में है और dx के साथ मल्टीप्लाइड भी है, तो मैं मानूंगा sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t, जहां से मुझे मिलेगा cos x माइनस sin x इंटू dx बराबर dt। तो आप यहां पे लिखते ये पूरी चीज क्या बन चुकी है, dt बाय t, 1 बाय t का इंटीग्रेशन ln t प्लस c, यानी कि ln ऑफ sin x प्लस cos x प्लस c। समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। 12th इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, क्या आएगा इंटीग्रेशन? तो करने का एक मेथड तो क्या है भाई, करने का एक मेथड है कि आप 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको मिलेगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, जो कि क्या बन जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x 1 बाय इंटू dx। समझ आ रहा है? या इसे क्या लिख सकते हैं, 4 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 2x इंटू dx। समझ आया? एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड हो जाएगा आपका कि आप 1 को लिख देते साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, और नीचे था आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने 1 को क्या लिख दिया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं इन्हें स्प्लिट कर देता हूं, तो यहां मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहां मिलेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कटेगा, यहां मिलेगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स dx। और ये आपको कितना मिल जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस c, ये हो जाता है आपका फाइनल आंसर। समझ आया? तो इस तरह से डिपेंड करेगा कि आप कितना सोच पा रहे हो। ये मैंने एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले लिया जिसमें कि हमें 1 को मानना पड़ा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मैथ्स में जब आप पढ़ोगे तब आप कई तरह के सब्स्टिट्यूशन करोगे। आप x को साइन थीटा अज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मान सकते हो, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम उसमें ज्यादा नहीं जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ ट्राई करो जरा 14th क्वेश्चन एक बार, देखते हैं कितने लोगों को आ पाता है। cos x sin x का होल स्क्वायर dx, किस चीज को t माना जाए? कोई सोच सकता था कि मैं cos x को t मान लेता हूं, क्या उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है? हाँ, sin x है। क्या वो dx से मल्टीप्लाइड है? हाँ, मल्टीप्लाइड है। लेकिन उससे फायदा ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 3 फंक्शन हो जाएंगे। अगर आप sin x को स्प्लिट कर दो तो ये होगा cos x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू dx। तो अगर आप इसे t मानते तो इसका डिफरेंशिएशन sin x dx के साथ मल्टीप्लाइड भी है और क्वेश्चन में भी है, लेकिन ये बच जाता। इसे तो मैं t लिख देता, इसे dt के साथ सब्स्टिट्यूशन में लिख देता, लेकिन ये बच जाता, तो कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, इसलिए बेटर क्या होगा कि मैं sin x को क्या मान लूं, t। तो अगर आप sin x को मानते हो t, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट करा जाएगा दोनों तरफ, तो आपको मिलेगा cos x dx बराबर dt, और वो क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो ये cos x इंटू dx मिलके क्या हो गया, dt। sin x को आपने t माना था, sin x का स्क्वायर है यानी कि t का स्क्वायर। t के स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3/3 प्लस c, रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं सिंपली। t की जगह में क्या लिख दूंगा, sin x, तो हमें मिला sin क्यूब x बाय 3 प्लस c। ये शायद काफी लोग, हाँ भाई, तो यहाँ पे भी वही चीज है। ऊपर आपको दिख रहा है या नीचे कुछ x स्क्वायर का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करूंगा तो कुछ लीनियर आएगा, और लीनियर ऊपर है और dx के साथ मल्टीप्लाइड भी है। तो हम क्या करेंगे, 16 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं मान लूंगा t। डिफरेंशिएट करता हूं दोनों तरफ, तो यहां मिलेगा 2x dx बराबर dt। मैं अब डायरेक्टली लिख देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ तो हमेशा 1 ही आता है।
तो x dx आपको मिल गया dt by 2। ये देखो x dx आपको दिया हुआ है, तो इसे सिंपली मैं लिख दूंगा dt by 2, तो बाहर आ गया पहले, अंदर बचा अंडर रूट ऑफ t। समझ आ रहा है? इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt। t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, यानी t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। ये कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट t प्लस c आपको मिला है। रीसब्स्टिट्यूट कर दो t की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 16 + x² प्लस c, ये आंसर होगा। काफी लोगों का आ रहा है, काफी खुशी भी हो रही है मुझे। इस भी चैप्टर से आपको तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे वेरिएबल हमारा r है, ठीक है ना, तो x यहाँ पे कांस्टेंट की तरह रहने वाला है, क्योंकि हमें इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, r के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं। समझ आ रही है बात? यहाँ पे कुछ बोला भी नहीं गया था, तो मैं x को क्या मान लूंगा, कांस्टेंट। अगर x कांस्टेंट होना भी चाहिए, अगर x खुद एक वेरिएबल होता तो इससे इंटीग्रेट हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे r² + x², मुझे समझ आ रहा है इसका कुछ डिफरेंशिएशन लीनियर में आएगा, तो मैं r² + x² को ही मान लेता हूं t। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2r dr/dt + 0 = 1, या आपको मिल जाएगा r dr = dt/2। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन r dr तो हमें क्या मिल जाएगा, dt/2 अपॉन r² + x² को तो हम मान चुके थे t, तो t की पावर 3/2, ये वही मिल गया 1/2। t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -3/2, t की पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 प्लस c, पुट करेंगे मिलेगा 1/2, ये हमें मिल गया कितना, 1/2, तो ये मिल गया √t/1/2 प्लस c, तो अंडर रूट t हमें फाइनली मिल चुका है। पुट कर दो, क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ t हमने किसे माना था, r² + x² प्लस c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा हाँ, मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, काफी गंदी वाली, -1/2 आएगा यहाँ पे, तो ये t की पावर -1/2 है, सही है आपका, यहाँ पे -1/2 आएगा, तो ये 1 अपॉन हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस साइन के साथ, ठीक है। कोई कह रहा है कि कुछ लोग पहले से पढ़ लिए तो तुम्हारा लॉस है, कोई लॉस नहीं है बेटा। आपको लगा कि मैंने तेज पढ़ा है तो मैं स्पीड और कम कर दूंगा, मैं ये मान के नहीं पढ़ाता हूँ कि आपने पहले से पढ़ा है। जिनने पहले से पढ़ा है, अब नो डाउट उनके पास एक अपर हैंड है, लेकिन आप जब यहाँ से पढ़ोगे, मेरे साथ पढ़ोगे, एकदम साथ साथ पढ़ोगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जैसा पेस में बोलोगे उस स्पीड में मैं पढ़ाऊंगा, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है कि उनका काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा सब्जेक्ट, आपका स्ट्रांग नहीं हो सकता। मैं भी जब खुद कोटा पढ़ने गया था तो मैंने तो नहीं पढ़ा था ये सब, मैं तो राजस्थान बोर्ड से था, मैं CBSE से भी नहीं था, ठीक है ना। मुझे भी वहाँ पे मेरे सर के ऊपर से बाउंस कर गया था ये सब, पहले मुझे समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है दुनिया में। मुझे फिजिक्स समझना शुरू हुई थी तब आधी 11th खत्म हो गई थी, वहाँ पर तब इंटरेस्ट जागा क्योंकि अच्छे टीचर मिले थे, और उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स ही था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है किसी ने पहले से पढ़ा होगा, हाँ वो मेहनत कर रहा है तो ऑब्वियसली वो आपसे स्ट्रांग होगा इस समय पे, पर ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म में भी वो आपसे स्ट्रांग होगा। कोर्स तो लिमिटेड है, छोटा सा है, प्रैक्टिस करोगे तो स्ट्रांग आपका भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब नहीं सोचना है, आप बोलोगे जहां पे भी आपको लग रहा है कि तेज हो रहा है, आप मुझे सिर्फ बोल दिया करो, मैं धीमा हो जाऊंगा। ये नहीं करना है कि हमारे दिमाग से कोई चीज स्किप कर गई और मैं बोलूं ही नहीं, चुपचाप नहीं बैठना है, ठीक है ना, तुम्हारा भी स्ट्रांग हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, जब तुम टफ चीजें पढ़ोगे तो तुम सोचोगे कि कितना सिंपल चीज पढ़ा रहे थे, तब तो मुश्किल चीजें तो आई ही नहीं है अभी, ठीक है।